सभी विद्यार्थियों का आरके विज्ञान पीजी महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम नए वीडियो के साथ मिल रहे हैं। आज है बीए बीएससी फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी पेपर 5 की यूनिट 5 का टॉपिक। आज हम नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं। इसमें है चट्टान। चट्टानों के बारे में प्रश्न बन के आता है एग्जाम में कि चट्टानों की विस्तृत व्याख्या की। चट्टानों के बारे में आपको पहले लेते हैं अपन परिचय। परिचय के बारे में है पृथ्वी की आंतरिक संरचना एवं बनावट का विवरण हमने इससे पहले वाले सेक्शन में पढ़ लिया था। जैसे भूग्रह की आंतरिक संरचना को जानने वाले मुख्य स्रोत थे, उनमें भी हमने पता लगाया था और कुछ अपने को अध्ययन करने को मिला कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी होती है। उसी आधार के उसी विवरण के आधार पर हम आगे चलते हैं। तो इसके अंदर हम चट्टानों के विशेष बारे में तो इसमें ऑथर वैज्ञानिक थे, भूगोलवेत्ता थे। उन्होंने पृथ्वी को दो मंडलों में विभाजित किया। पृथ्वी को दो मंडलों में विभाजित किया और बताया कि नंबर 5 है भूपर्वतीय। तथा जिसे अपन क्रस्ट भी बोलते हैं। ठीक है। सेकंड है, इन्होंने बताया है अदर स्तर। ठीक है। इन्होंने दो मंडलों में बंटा दिया। अब इन्होंने बताया है कि पृथ्वी के बाह्य मंडल को क्रस्ट या पपड़ी कहा जाता है। क्रस्ट ठोस अवस्था में है। क्रस्ट का ऊपर उठा हुआ भाग जो कि स्थल को प्रदर्शित करता है स्थल मंडल कहलाता है और जल प्रवाहित भाग जल मंडल के नाम से जाना जाता है। स्थल मंडल का तात्पर्य चट्टान मंडल से भी हो सकता है, जो लिथार। अब देखो लिथार जो लिथार शब्द है, इसको इंग्लिश में राइट है लिथार। लिथार शब्द है। इस लिथार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चट्टान। शाब्दिक अर्थ चट्टान। किसका? लिथार का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? चट्टान। पृथ्वी की पपड़ी की संरचना अनेक तत्वों से मिलकर बनी होती है। इस भूपटल की संरचना है वो अनेक प्रकार के खनिज तत्वों से मिलकर बनी होती है, परंतु उसका 98% भाग केवल कुछ ही तत्वों से यानी 4 या 5 तत्वों से मिलकर बना होता है तथा मुख्य जो 2 तत्व हो 90% यूज आते हैं। अब हम बात करते हैं आगे। चट्टान की रचना खनिज पदार्थों से मिलकर होती है। प्रत्येक सेल में एक से अधिक खनिजों का संचरण रहता है। मैं इसको मिला रहा हूं गालियां होगा साथ में लिखते हैं। ऑथर मॉमन के अनुसार सेलों का अधिकांश भाग खनिजों का संचरण होता है। पपड़ी में के अनेक तत्व कई रूपों में एकत्रित या संगठित होकर सेलों का निर्माण करते हैं। पपड़ी के तत्वों पर यदि उनको स्पष्ट रूप से देखा जाए तो तत्व अत्यंत हल्के होते हैं,
यही कारण है कि पृथ्वी की पपड़ी आधे स्तर से हल्की तथा कम घनत्व वाली होती है। पपड़ी की सेलों की रचना लगभग 2000 खनिजों से हुई है, इसमें केवल 6 खनिजों का अधिकांश रहता है। अब इसमें मिलने वाले जो अधिकांश है वो है नंबर 5 है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पाया जाता है 46.8%। इसके बाद में सिलिकॉन सेकंड है, वो है सिलिकॉन। सिलिकॉन की मात्रा है वो 27.72% तक पाई जाती है। तीसरा है वो है एल्यूमिनियम। थर्ड है वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम पृथ्वी में 8.13% पाया जाता है। इसके बाद में फोर्थ है वो है लोहा। लोहा 5% पाया जाता है तथा कैल्शियम है। कैल्शियम यहाँ पे 3.63% पाया जाता है। सोडियम यहाँ पे 2.83% पाया जाता है तथा अगला है पोटेशियम। पोटेशियम यहाँ पे 2.59% पाया जाता है। मैग्नीशियम यहाँ पे 2.09% पाया जाता है। इनका अगर टोटल योग करें तो 9.87% टोटल पाया जाता है। 79 ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो। ये था टेस्ट का संगठन। ठीक है। करंट में पाए जाने वाले तत्वों की प्रधानता अलग है। ठीक है। अब हम बात करते हैं लोबेक नामक वैज्ञानिक है। लोबेक वैज्ञानिक के मतानुसार तेल अपने पर्यावरण का प्रतिफल होती है। चट्टान होती है वो अपने ही पर्यावरण का क्या होती है, प्रतिफल। ये किसने कहा है? लोबेक ने कहा। लोबेक महोदय ने यही कहा। जब पर्यावरण विशेष बदलता है तो तेल भी बदल जाती है। ये लोबेक के अनुसार चट्टान के बारे में भी बताता है कि तेल अपने पर्यावरण का प्रतिफल होती है। जब पर्यावरण विशेष बदलता है तो तेल भी बदल जाती है। यानी क्लाइमेट में जब चेंजेस आता है तो तेल के अंदर ही रूपांतरित होने लग जाता है धीरे धीरे। पर्टिकुलर विशेष स्तर पर बदलती है, धीरे धीरे बदलती है, वो अलग तरीका है। ठीक है। ये लोबेक के अनुसार हो गया। अब बात करते हैं आगे। यदि सूक्ष्म दृष्टि से तेलों के निर्माण को अपन देखें, यानी बिल्कुल सूक्ष्म अवलोकन से लिया जाए तो तेलों की व्यवस्था, तेलों की जो निर्माण व्यवस्था है वो कैसे है? चक्रीय व्यवस्था है। चक्रीय पद्धति है। चक्रीय व्यवस्था से इसका निर्माण हुआ। इस चक्रीय व्यवस्था के निर्माण की चक्रीय व्यवस्था के आधार पर पृथ्वी की आयु तथा भूगर्भीय इतिहास पर भी हमें पता लगाया जा सकता है। इसी कारण कहा गया है कि चट्टान पृथ्वी के इतिहास से बने हैं। चट्टान पृथ्वी के
इतिहास के पन्ने हैं। ठीक है, ये बात कंप्लीट होगी। अब बात करते हैं वर्गीकरण की, चट्टानों का वर्गीकरण। ये 2023 के अंदर वर्गीकरण भूपृष्ठ पर छिपी चट्टानों का विश्लेषण किया जाए तो पता चलता है कि उनकी उत्पत्ति, भौतिक गुण, रासायनिक गुण तथा स्थिति में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। हमें ये पता है कि चट्टानें विशेष प्रकार के अलग अलग तत्वों से मिलती है, तो हम उनका निरीक्षण करेंगे, अवलोकन करेंगे, उनको देखेंगे, उनकी जांच पड़ताल करेंगे, तो अलग उनके रासायनिक, भौतिक गुणों में अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, यानी अंतर पाया जाता है। तेलों को सामान्य रूप से उनके निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर विभाजित किया गया है। देखो नंबर 5 है बनावट के आधार पर। नंबर 5 है बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर चट्टानें 3 प्रकार के मानते हैं। नंबर 5 है वो है आग्नेय से। नंबर 5 है वो है आग्नेय से। ठीक है, ये हो गया नंबर 5। सेकंड है वो है अवसादी से। नंबर 3 है वो है रूपांतरित से। तो ये बनावट के आधार पर। ठीक है, अब बात करते हैं हम नंबर 5 लेते हैं आग्नेय से। ठीक है, आप इनको साथ साथ से उतार। आग्नेय से देखो, आग्नेय शब्द लेटिन शब्द इगिन, आग्नेय से लैटिन शब्द इगिन, इसको इंग्लिश में अगर लिखिए IGNIS, इगिन से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ अग्नि होता है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ क्या होगा? अग्नि। शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? अग्नि होता है। इस आधार पर हमें कभी कभी भ्रांति हो जाती है कि आग्नेय तेलों का निर्माण अग्नि के योग से हुआ है, परंतु वास्तविक में मुख्य रूप से आग्नेय तेलों की रचना है वो किससे होती है? तृप्त एवं तरल मैग्मा के शीतल होने से होती है। तरल तप्त मैग्मा के शीतल होने से होती है। ठीक है, इसके बाद मैग्मा तत्व होने के कारण अंगारे के समान तरह लाल होता है, इसलिए अग्नि की आशंका होती है। इस प्रकार अग्नि निर्माण मैग्मा के ठंडे होकर जमकर ठोस होने से होता है। सर्वप्रथम इसी तेल का निर्माण हुआ है, अतः इसे क्या कहते हैं? प्राथमिक तेल भी कहा जाता है, यानी प्राइमरी
से भी कहा जाता है। आप साथ को उतारते रहिए और शॉर्ट नोट बनाते रहिए। इसी प्रकार प्राथमिकता के कारण अन्य चट्टानों का निर्माण भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इसी चट्टान से हुआ माना जाता है। प्राय ऐसा कहा जाता है कि आग्नेय शिलाओं का निर्माण पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास के हर काल में होता रहा है। यानी जब भी पृथ्वी में अलग अलग युगाएं, अलग अलग जलवायु चेंज हुआ, तो हर प्रकार से इनका हर युग में अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार से निर्माण होता गया है। ये प्राय वैज्ञानिकों ने कहा गया है। ज्वालामुखी उद्गार के समय गर्म हिसाब से लावा पृथ्वी के अंदर तथा बाहर खोल होकर आग्नेय शिला का रूप लेता है। अब देखो आग्नेय शिला हो गया, इसकी कुछ विशेषताएं हैं, वो देखो। विशेषताएं, आग्नेय शिलाओं की कुछ विशेषताएं हैं, वो देखो। विशेषताएं नंबर 5 विशेषता है आग्नेय शिला की। नंबर 5, आग्नेय चट्टानें कठोर होती है। कैसी होती है? तथा जल बड़ी कठिनाई से जोड़ों के सहारे वर्जित हो जाता है। लंबे समय तक खुले रहने के कारण कभी कभी चट्टानें इतनी मुलायम हो जाती है कि किसी भी औजार से आसानी से खोदी जा सकती है। ठीक है, तो ये पहला हो गया, चट्टानें कठोर होती है और कभी कभी इनमें जल है वो बड़ी कठिनाई से इनमें परिमित हो जाता है और कभी कभी ये मुलायम भी हो जाती है जल वगैरह की वजह से, तो इसको किसी भी औजार से खोद दिया जाता है। सेकंड है, आग्नेय चट्टानें रवेदार तथा दानेदार होती है। रवेदार व दानेदार, परंतु रंगों की बनावट में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। अनेक आकार तथा रूप में भी पर्याप्त अंतर पाया जाता है। इनका कारण भी भिन्न भिन्न होता है। कणों की बनावट मैग्मा के ठंडा होने की गति तथा स्थान पर आधारित होती है। जब मैग्मा का ऊपरी धरातल पर ठंडा होना होता है तो तीव्र गति से जमने लगता है, कणों का बनना पूर्ण नहीं हो पाता है। इसी कारण रवे होते ही नहीं और बहुत बारीक होते, अगर होते भी हैं तो बहुत बारीक होते हैं। कण बड़े बड़े होते हैं। ये अब देखो तीसरी विशेषता, आग्नेय चट्टानों में परतें नहीं पाई जाती, परतें नहीं पाई जाती। यानी अलग अलग उनको विभाजित करके यदि नहीं कर सकते हैं। जब लावा का उद्गार क्रमश से कई बार होता है तो लावा के कई तह एक के बाद जमा होती है, परंतु परतों की आशंका होने लगती है, परंतु वास्तव में परतें नहीं पाई जाती। हाँ, ऐसा व्यक्तिगत होता है कि परतें क्या होती है, जैसे लावा एक बार निकला है भूमंडल से, फिर यहाँ पे जमा हो गया है, फिर दोबारा निकला है यहाँ पे, तो यहाँ पे जमा हो गया है, यहाँ पे जमा हो गया है। तो ये अलग अलग ऐसा प्रतीत होता है कि ये अलग अलग तहों में यानी अलग अलग परतों में जम गई। पर एक्चुअली में क्या होती है, अलग अलग परतें नहीं होती है। तो बिनॉट इसकी विशेषता क्या होती है कि परतें में आग्नेय चट्टान परतों में नहीं पाई जाती। ठीक है, फोर्थ विशेषता है कि पानी का प्रवेश इसमें बहुत कम होता है, इसलिए रासायनिक अपक्षय का प्रभाव बहुत ही कम होता है। पानी का प्रवेश कम होता है तथा रासायनिक अपक्षय न के बराबर होता है। ठीक है, कुछ ही जगहों से इसका विघटन हो जाता है और टूट जाती है कई जगह से। पांचवा है, आग्नेय शिलाओं में जीवा से नहीं पाए जाते, यानी जीवा
जो अवशेष है वो नहीं पाए जाते। यानी ये बिल्कुल से क्या होगी, गेहूं के अवशेष नहीं चलते क्योंकि इसमें दरारें नहीं होती है, इसमें बिल्कुल से जगह नहीं पाई जाती है, रिक्ता नहीं पाया जाता है, इसलिए गेहूं के अवशेष उनमें रह सकते हैं। जब पृथ्वी की सृष्टि हुई उसी समय से पृथ्वी के ठंडा होने के चट्टानों का निर्माण होने लगा था, जबकि प्रारंभ में पृथ्वी पर जंतुओं एवं वनस्पति का उत्पत्ति नहीं हुई थी। दूसरे आगे चट्टानों का निर्माण ट्रक, आपको पता ही है कि इसका निर्माण ट्रक हुआ है, जो ठंडा जो लावा था उसके निर्माण से हुआ। अगला देखो छठी जो विशेषता है, आग्नेय सेलों में संधियां निचले भाग की अपेक्षा ऊपरी भाग में अधिक पाई जाती है। संधियों की उत्पत्ति वो अनेक कारणों से होती है। सेल के ठंडे होने पर सिकुड़ने के कारण, यांत्रिक अपक्षय के कारण, प्रसार व सिकुड़न से, चट्टानों के ऊपर स्थित पदार्थों के हट जाने और दबाव में कमी आने के कारण, संतुलन की अव्यवस्था के कारण भूपृष्ठ में आने वाली हलचलों के द्वारा होता है। आग्नेय सेलों की संधियां प्राय ठंडी होती है, संपूर्ण पाई जाती है। अब सातवीं विशेषता है, सातवीं विशेषता यह है नंबर 7, आग्नेय चट्टानों का समन्वय ज्वालामुखी क्रिया से होता है, अर्थात इनका निर्माण ज्वालामुखी से निकले लावा से होता है। अतः इनका वितरण मुख्य रूप से ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाया जाता है। अब हम बात करें कि इन क्षेत्रों में पाई जाती है तो जहाँ सबसे ज्यादा ज्वालामुखी आती है, यानी आई होगी पहले भूतपूर्व काल में या आने वाले समय, उन उसी जगह पे ये आगे से पाए जाते हैं। ये तो थी आग्नेय सेलों की विशेषताएं। अब बात करते हैं आग्नेय सेलों का वर्गीकरण। आग्नेय सेलों का वर्गीकरण, आग्नेय सेलों का वर्गीकरण आग्नेय दो प्रकार से करते हैं। नंबर 1 है उत्पत्ति की क्रिया के अनुसार, ऊपर लिख देता हूं। नंबर 5 क्या है, वो है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर नंबर ये भी दो भागों में बांटी गई है। नंबर 5 है अंतर्निर्मित आग्नेय सेल। सेकंड है बाह्य निर्मित आग्नेय सेल। ठीक है, ये तो था इनकी उत्पत्ति के आधार पर। अब देखो कणों के आधार पर भी सेकंड है, ये तो था उत्पत्ति के आधार पर, बी है कणों के आधार पर। कणों के आधार पर नंबर 5 है बड़े कणों वाले आग्नेय सेल, दूसरा है महीन कणों वाली आग्नेय सेल। इसको फिर अलग अलग भागों में बांट दिया।
बड़े कण वाले और सेकंड है वो है महीन कण वाले। ठीक है, अब इसको अलग अलग हम भागों में भी बांट देते हैं कि बहुत बड़े कण वाली, सूक्ष्म कण वाली, ग्लास की बिना कण वाली। अब तीसरी बात करते हैं वर्गीकरण में, वो है रासायनिक संरचना क्या है। रासायनिक संरचना के आधार पर अम्ल प्रधान आवृत्ति के नंबर 5 है, वो दो प्रकार की होती है। नंबर 5 है अम्ल प्रधान आवृत्ति तथा सेकंड है वह है बेसिक आवृत्ति। ये हो गया आगली सेलों का वर्गीकरण, आपने बता लिया होगा। अब बात करते हैं नंबर 5 है उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर। उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर आगले सेलों के अंदर तो नंबर 5 है उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर आगले सेलों की रचना तरल मेघमान तथा लावा के जमने से होती है। ज्वालामुखी के उद्गार के समय जो नींव ग्रस्त लावा दो रूपों में जमता है, प्रथम धरातल के ऊपर तथा द्वितीय धरातल के नीचे। इस आधार पर बाह्य निर्मित और अंतर्निर्मित दो प्रकार आपको बताइए। पहला लेते हैं अंतर्निर्मित, यानी कहीं तो ज्वालामुखी निकल जाती है और कहीं नहीं निकलती है, तो धरातल पे देखो एक तो बाहर निकल जाती है तो ये लावा इकट्ठा कर देती है, और दूसरी क्या होती है तो ज्वालामुखी जहाँ से मालूम की है तो जहाँ पे ही लावा जमा हो जाता है, ये आपको पता है बिल्कुल। ठीक है, अब बात करते हैं अंतर्निर्मित की। जब ज्वालामुखी के उद्गार के समय मेघमा ऊपर की तरफ अग्रसर होकर धरातल के ऊपर न पहुंचकर धरातल के अंदर ही ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है, यानी इसी जगह पर केवल जहां से ये धरातल है केवल यहाँ पे ही ठंडा होकर ये जमा हो जाता है। इसके आगे और ठोस रूप धारण कर लेता है तो आंतरिक आग्नेय सेलों का निर्माण होता है। इसके निर्मित होने वाले स्थान पर धरातल से गहराई में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पर्याप्त अंतर पाया जाता है। कुछ आंतरिक चट्टानों में काफी गहराई में पाई जाती है। इस प्रकार स्थिति के विचार के अंतर्जात आग्नेय सेलों को पुनः दो वर्गों में बांटा गया। अब ये जो अंतर है निर्मित आग्नेय सेल है, ये भी धरातल के अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार की विविधता ली हुई पाई जाती है, तो इनको भी दो भागों में बांट दिया जाता है। नंबर 5 है वो है पातालीय अंतर्जाल। पातालीय अंतर्जाल आग्नेय सेल तथा मध्यवर्ती अंतर्जाल। सेकंड है वो है मध्यवर्ती अंतर्जाल। ठीक है, अब इसमें देखते हैं पहला पातालीय अंतर्जाल आग्नेय सेल। इस प्रकार की आग्नेय चट्टानों का निर्माण पृथ्वी की अधिक गहराई में होता है, क्योंकि इनका ठंडा होना, जमाव एवं ठोस होना अधिक गहराई में होता
यानी सबसे ज्यादा नीचे की गहराई में होगा, दरअसल के बिल्कुल यहाँ पे इन जगहों। तो यहाँ से यहाँ तक केवल ये चट्टानें मिलेंगी। ग्रेनाइट नामक आग्नेय सेल पातालीय सेलों का प्रभाव उदाहरण है। इस पातालीय सेल का नामकरण प्लूटो के नाम पर किया गया है, जिसका तात्पर्य होता है पाताल देवता। ये इतनी गहराई में स्थित होती है कि पृथ्वी के ऊपरी भाग में अत्यधिक अपरदन अथवा उफान के बाद ऊपरी भाग में दृष्टि यानी दिखाई देती है। तो ये बहुत ही अंदर पाई जाती है। सेकंड अगर बात करें मध्यवर्ती अंतर्जात आग्नेय सेल, जो ज्वालामुखी के उद्गार के समय गर्म एवं तरल मैग्मा ऊपर उठता है, परंतु दरअसल अवरोध के कारण दरारों और छिद्रों एवं नली में ही जमकर ठोस रूप धारण कर लेता है। तो इस प्रकार के सेलों का निर्माण होता है। इसलिए कारण इसको मध्यवर्ती अंतर्जात आग्नेय सेल कहा जाता है। अपरदन के बाद इन चट्टानों को विभिन्न रूपों में देखा जा सकता है। तो इनके जो विभिन्न रूप प्रकट होते हैं, इनके प्रमुख रूप वो इस प्रकार है। मध्यवर्ती जो आग्नेय के विभिन्न रूपों में देखा जा सकता है, इसको ये देखो। बैथोलिथ, पैथोलिथ, लोकोलिथ, डायक, सिल तथा नेट। ठीक है, हमें ये याद है कि अंतर्जात आग्नेय सेलों के विभिन्न रूप है, ना कि उनके प्रकार है। तो ये इनके रूप में है। अब इनके किस किस रूप में वो दिखाई देती है? अपरदन होने के बाद पृथ्वी पे अपरदन या अपक्ष हो जाता है, तो वो दिखाई देने लग जाती है अलग अलग रूपों में। तो पहला नंबर है वो है बैथोलिथ। ठीक है, सेकंड है वो है पैथोलिथ। थर्ड है डायक, लोकोलिथ। फोर्थ है वो है डायक। थर्ड फिफ्थ है वो है सील, और फिर है नेट। ये विभिन्न रूप हो गए। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम आपको बता देते हैं। पहला है बैथोलिथ। बैथोलिथ लंबे असमान तथा उभरे हुए आग्नेय सेलों के आकार होते हैं। ये प्राय गुंबद के आकार के होते हैं, जिनके किनारे खड़े दांत वाले होते हैं तथा आधार तल अधिक गहराई में होता है। अपरदन द्वारा इनकी ऊपरी भाग दिखाई देता है, परंतु इसका आधार कभी नहीं देखा जा सकता है। यानी नीचे का, ऊपर का हिस्सा आप देख पाते हो अपरदन के बाद में, लेकिन इसका जो नीचे का हिस्सा है वो नहीं देख पाते। ठीक है, ये तो था बैथोलिथ की संख्या। खासकर बैथोलिथ पर्वतीय क्षेत्रों में जहां पर ज्वालामुखी का उद्गार होता है, उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे रांची पठार की तरह के बैथोलिथ मिलते हैं, इसे रांची बैथोलिथ कहा जाता है। यानी रांची का जो पठार है उनमें इस प्रकार की संख्या मिलती है। ठीक है, इसके बाद देखो लेकोलिथ। लेकोलिथ मेघमा निर्मित एक बृहद आकार होता है, जिसका उत्तर ढाल के रूप में होता है। लेकोलिथ खासकर परतदार चट्टानों के बीच पाई जाती है। जब लावा का उद्गार होता है तो गैसों में दूर से परतदार सेलों की ऊपरी तरल जो क्षेत्र है उनका उद्गार होता है, और ऊपरी सेलों में उत्तल चाप या गुंबदाकार रूप में बदल जाते हैं। तो इस प्रकार से इनका जिस प्रकार इसका उदाहरण है वो है छोटा नागपुर पठारी बाग। छोटा नागपुर पठार, यह लेकोलिथ।
ये लेपोलिस वाला, ठीक है। अब है जो सेकंड था वो फ्रेकोलिस वाला। अब बताता हूं, ये छोटा था आपको हटा रहा है, इसमें गलती हुई। ये लेपोलिस का छोटा। अब देखो फ्रेकोलिस, ज्वालामुखी उद्गार के समय मोर्टार पर्वतों की अपनति तथा अभिनति में मेग्मा का जमाव होता है। अपनति अभिनति आपको बता ही दिया मैंने इस प्रकार से, अभिनति अपनति। तो ये ऊपर वाला भाग होता है अपनति और नीचे वाला अभिनति। ये मैंने आपको जो नदी वाला पार्ट है उसमें बताया था, वलन वाले पार्ट में बताया था अपनति और अभिनति इस प्रकार वलन वाले भाग में होती है, वलन करते हैं सब। तो ज्वालामुखी उद्गार के समय मोर्टार पर्वत की अपनति तथा अभिनति में मेग्मा का जमाव हो जाता है। इस प्रकार बनी आग्नेय झीलों को फ्रेकोलिस कहा जाता है, ठीक है। आज देखो अगला सील। सील है, सील परत के रूप में आग्नेय झीलों का समूह में पाई जाती है। जब मेग्मा का प्रभाव होता है तो मेग्मा का जमाव परत अथवा रूपांतरित झीलों के पट्टों के बीच में हो जाता है। इस प्रकार सील चट्टानों का यानी सील आग्नेय जो रूप है वो बन जाता है। परंतु पहली सील को सील कहा जाता है, इसकी मोटाई कुछ सेंटीमीटर से लेकर बहुत ज्यादा भी हो सकती है। अगला देखो डाई। प्राय सील की तरह ही होती है, परंतु यह अपेक्षा लंबी तथा पतली होती है। सील एवं सील के विपरीत डाइकों के परतों के लंबे रूप में पाई जाती है। वास्तव में डाई एक दीवार के रूप में आग्नेय झीलों के आंतरिक रूप में ही पाई जाती है। तो ये है सील डाई, जिसके अलग अलग प्रावरता होती है। प्रथम प्रावरता, द्वितीय प्रावरता, तो इसको तृतीय अवस्था अलग अलग रूपों में व्यक्त करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपन बाह्य आग्नेय से, ये कुछ दे रखी है इसमें, वो आपको बता दूंगा। बाह्य आग्नेय से तो इसको मैं मिटा देता हूं, आपने इसमें सोच ले लिया होगा। ये था फर्स्ट। अब सेकंड है बाह्य निर्मित। बाह्य आग्नेय से, बाह्य आग्नेय से जब तरल एवं तप्त मेग्मा लावा पदार्थ धरातल के ऊपर आकर जमकर ठोस रूप या चट्टान के रूप में धारण हो जाता है, तो इस प्रकार के निर्मित तेल को बाह्य आग्नेय तेल कहते हैं। प्राय ज्वालामुखी की दरारी उद्गार के समय लावा का अधिकतम अत्यधिक भाग धरातल के ऊपर एक विस्तृत भाग में फैलकर जम जाता है। इससे निर्मित तेल को ज्वालामुखी तेल भी कहा जाता है। बाहर आने के बाद लावा सिककर जम जाता है। ये भी आपको पता है, जैसी धरातल से लावा निकलता है तो क्या हो जमा होने लग जाता है। तो इस प्रकार की बेताल चट्टान इस प्रकार की तेल के प्रमुख उदाहरण मिलते हैं। ग्रेगो तथा एस्टेट नामक आग्नेय तेल की श्रेणी में आते हैं। तो लावा का प्रवाह अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूप में देखा जा सकता है। तो इस प्रकार ये तो हो गया इसका जो बेसिक वर्गीकरण है वो। इसके एक कभी कभी परीक्षाओं में एक ही पूछा जाता है, क्योंकि क्वेश्चन भी ज्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है। ये तो था इसका वर्गीकरण। इसमें एक और बता देते हैं, रासायनिक संरचना के आधार पर, रासायनिक संरचना के आधार पर सेकंड जो वर्गीकरण है ये होता है।
रासायनिक संरचना के आधार पर जो सेल है उनका विभिन्न आग्नेय चट्टानों का रासायनिक संगठन भिन्न प्रकार का होता है, परंतु आग्नेय सेलों की सिलिका की कुछ न कुछ मात्रा अवश्य रहती है। सिलिका की मात्रा के आधार पर इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। अब देखो ऐसे अम्ल प्रधान सेल नंबर 5 है, वो है अम्ल प्रधान सेल। ठीक है, नंबर 5 है अम्ल प्रधान सेल। इसमें देखो जब आग्नेय चट्टानों में सिलिका की मात्रा 65 से 85, सिलिका की मात्रा 65 से 85 तक, तो उन्हें अम्ल प्रधान आग्नेय सेल कहते हैं। इसका औसत घनत्व है 2.66 से लेकर 8.2 तक या 2.8 तक घनत्व। ठीक है, खनिजों का संबंध इसमें क्वार्टर या सफेद पीले रंग के फेल्डस्पार खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु लोहा तथा मैग्नीशियम कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, ग्रेनाइट एक प्रकार की सेल का प्रमुख उदाहरण है। अब है बेसिक आग्नेय सेल। सेकंड है इसका बेसिक आग्नेय सेल। बेसिक आग्नेय सेल है जब आग्नेय सेल में सिलिका का प्रतिशत कितना होगा 45 से 60%, उसे बेसिक सेल कहते हैं। इसका घनत्व 2.8 से लेकर 3 तक होता है घनत्व। बेसिक चट्टानों में फेरोमैग्नीशियम की प्रधानता होती है तथा फेल्डस्पार की कमी होती है। लोहे की अधिकता इन चट्टानों का रंग गहरा होता है। बेसिक चट्टानों वजन में भारी होती है। अपतन का प्रभाव तीव्र होता है, इसमें कण बारीक होते हैं। बेलचार प्लेटों तथा डोले राइड का प्रमुख उदाहरण है। अब इसमें 2 प्रकार और बांट दिए गए हैं बाद में कि मध्यवर्ती सेल तथा अल्ट्रासोनिक सेल। तो भी सिलिका की प्रधानता है, जैसे जैसे कम होती जाती है उसके आधार पर वैसे वैसे इसको बढ़ा जाए। अगला जैसे है वो है इसके कणों के आधार पर इसकी चर्चा। तो आज ये कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड है वो है कणों की बनावट के आधार पर। नंबर 5 है कणों की बनावट के आधार पर बड़े कण वाली सेल। बड़े कण वाली सेल जब आग्नेय सेलों का निर्माण मैग्मा के धरातल के नीचे ठंडा होने से होता है, तो वहां ताप के साथ मिली जलवाष्प के कारण ठंड होने की क्रिया धीरे धीरे संपन्न होती है। यदि ठंडा होने की क्रिया क्या होगी? धीरे धीरे संपन्न होगी तथा कण विभिन्न आकार वाले होते हैं। ग्रेनाइट इसका अच्छा उदाहरण माना जाता है, ग्रेनाइट। ठीक है, अब सेकंड बात करें वो है छोटे कण वाले सेल। ठीक है, छोटे कण वाली सेलों में जब लावा का जमाव धरातल के ऊपर होता है तो लावा के शीघ्र ठंडा होकर जम जाने से महीन कणों की रचना होती है। कभी कभी कण इतने बारीक होते हैं कि बिना यंत्र की सहायता से उन्हें नहीं देखा जा सकता। ठीक है, तो ये हो गई आग्नेय सेलों के बारे में। ठीक है, अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे औषधि चट्टानों के बारे में, उनका परिचय और वर्गीकरण। और एक बच्ची वो है वो 5 से 6 में हो जाएगा, ये काफी बड़ा था। ठीक है, आप साथ साथ में इसका नोट्स बनाते रहिए, कॉपी में लिखते रहिए, तो परीक्षा में आपको ज्यादा, और जहाँ पे डायग्राम हो आप डायग्राम जरूर बनाइए, अच्छे नंबर प्राप्त करें। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।